नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि खतियान ही झारखंड की पहचान है। दिल्ली दौरे पर किसी भी संभावित मुलाकात पर सीएम ने ही पूछा कि क्या दिल्ली किसी की जागीर है और क्या यहां आना मना है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि ये उनके गठबंधन का अंदरूनी मसला है। अजय वाला था यार, क्या दिल्ली किसी की जागीर है क्या? नहीं सर, कोई राजनीतिक मुलाकात सर, कोई आपकी या आना मना है क्या? बिल्कुल आप आइए। फिर क्या ये बेतुका का सा सवाल है? पॉलिटिकल मीटिंग होगी, सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात संभव है क्या? प्लीज क्या क्या होगा वो तो हमारी अपनी इनसाइड मैटर है और बहुत सारी बातें जो आपको जरूरत की बातें हैं वो आपको बता दी जाती हैं, जो हमारी जरूरत की बातें हैं वो हम अपने पास रख लेते हैं। और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते चले, जहां पर सुप्रीम कोर्ट सीएम हेमंत सोरेन जा सकते हैं। इसी की सिफारिश का ये पूरा मामला, जिसमें अब सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कपिल सिब्बल से इस वक्त कानूनी परामर्श सीएम हेमंत सोरेन की ओर से लिया जा रहा है। राज्यपाल के पास ईसी की सिफारिश मौजूद है। ईसी की अनुशंसा अभी तक सार्वजनिक राज्यपाल की ओर से नहीं की गई है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यह पूरा मामला, जिसमें कल सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात भी की थी और उनसे ये सिफारिश की थी कि जो भी फैसला है उसे सार्वजनिक किया जाए। दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील, अगस्त महीने से लगातार झारखंड की सियासत में उठापटक देखने को मिल रहा है। कल सीएम हेमंत सोरेन ने खुद राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और आज सीएम की मौजूदगी दिल्ली में, जहां पर कपिल सिब्बल से वो कानूनी परामर्श ले रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं सीएम। जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे सोर्स हैं उस सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन के द्वारा कपिल सिब्बल से कानूनी परामर्श ली गई है कि राज्यपाल के द्वारा जो फिलहाल एक सिफारिश चुनाव आयोग के द्वारा भेजी गई है, उस सिफारिश को फिलहाल अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि आने वाले 2 और 3 दिनों के भीतर हेमंत सोरेन के द्वारा। चलिए ठीक है सुशील, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे पर चिंता झलक रही है। राज्यपाल को क्या करना है और निर्वाचन आयोग ने क्या मंतव्य दिया है, ये दोनों के बीच का मामला है। उन्होंने पूछा कि जब सरकार के पास बहुमत है तो फिर विधायकों को सैर सपाटा करने की क्या जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने जो दायित्व सरकार को सौंपा है उसे सरकार को निभाने पर जोर देना चाहिए। जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया है तो उस जनादेश के अपेक्षाओं के अनुरूप जनहित के काम को आप करें, न कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इधर उधर भागते फिरें। कुल मिलाकर यही लगता है कि आज झारखंड राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। जब आपके पास पूर्ण बहुमत है, बहुमत से भी ज्यादा आपके पास संख्या बल है, तो वे डर क्यों रहे हैं आप? और झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही तफ्तीश के दौरान मिले सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर रांची के स्पेशल कोर्ट में आरोपी पंकज मिश्रा और बच्चू यादव समेत चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश समेत कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर पंकज मिश्रा, बच्चू यादव समेत कारोबारी प्रेम प्रकाश पर ईडी की ओर से चार्जशीट दायर की गई है। अवैध खनन से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ, ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। इसमें पंकज मिश्रा, बच्चू यादव के भी नाम शामिल हैं। इनके अलावा कारोबारी प्रेम प्रकाश समेत कई आरोपियों के खिलाफ इस वक्त ईडी की ओर से चार्जशीट दायर कर दिया गया है। झारखंड में अवैध खनन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए झारखंड स्थित कोर्ट में आज चार्जशीट को फाइल कर रही है। अगर चार्जशीट की बात करें तो ये चार्जशीट मुख्य आरोपी
पंकज मिश्रा से संबंधित है। पंकज मिश्रा समेत बच्चू यादव और कई अन्य आरोपियों की जिस तरह से बाकायदा गिरफ्तारी हुई थी, तो इस मामले की जो तफ्तीश करने के बाद रांची स्थित ईडी की जो विशेष कोर्ट है वहां पर चार्जशीट को दायर किया गया। और अगर जिस तरह से अगर बात करें तो तकरीबन 5000 पन्नों का ये चार्जशीट है और इस चार्जशीट में काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से जो तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया उसके बारे में भी जिक्र है। जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले ही हमारे सूत्र ने इस मामले में जानकारी दी थी कि जिस तरह से झारखंड में कई पहाड़ों का अवैध तौर से खनन कर दिया गया और पहाड़ जिस तरह से पहले थे लेकिन किस तरह से उसको अचानक उसको खत्म हुआ, किस तरह से इस मामले में फिर वैज्ञानिक तरीके से तफ्तीश करवाया गया और इसके साथ साथ तमाम जो इनपुट्स को इकट्ठा किया गया और चाहे इसरो की बात करें या अन्य दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो जिस तरह से तमाम सबूतों को वहाँ से मंगवाया गया और इस मामले पर कई बाहुबली के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और उन तमाम बाहुबली की बात करें या ठेकेदार की बात करें या राजनीतिक गठजोड़ की बात करें तो किस तरह से पंकज मिश्रा अपने राजनीतिक गठजोड़ का फायदा उठाते हुए एक इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था, इस घोटाले को अंजाम दिया। लिहाजा इन तमाम मामलों की जानकारी उस चार्जशीट में, हालांकि जब इस मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा उसके बाद ही ईडी के द्वारा इस मामले पर औपचारिक तौर पर जानकारी दी जा सकती है कि उस चार्जशीट में किन आरोपियों को मुख्य तौर पर आरोपी बनाया गया है और इसके साथ साथ किस तरह के आरोप उन तमाम आरोपियों पर लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड में जारी लव जिहाद पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार लव जिहाद के साथ ही लैंड जिहाद पर भी मौन है और वोट की चादर ओढ़कर राजनीति कर रही है। उन्होंने झारखंड सरकार पर आदिवासी हित में काम नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण को लेकर काम की जगह केवल शिगुफा छोड़ने का आरोप लगाया है और अब तक पेसा कानून लागू नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। गिरिराज सिंह से बात की हमारे सहयोगी निरंजन सिंह ने। झारखंड में पिछले कई दिनों से धर्मांतरण के मामले आए हैं, लव जिहाद के मामले आए हैं, इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड भी तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा की राजनीति चल रही है और यहाँ खास करके लव जिहाद एक ऐसा क्रिएट हुआ है कि हिंदुओं के ऊपर एक नया अत्याचार के रूप में, हिंदू बेटियों के ऊपर पर एक अत्याचार के रूप में लव जिहाद शुरू हुआ है। सरकार के संरक्षण में यहाँ लव जिहाद हो रहा है। खास करके अल्पसंख्यक मुसलमानों के द्वारा एक नया लैंड जिहाद, लव जिहाद और गजवाए हिंद की योजना से भारत को तबाह और बर्बाद करने की दिशा से उसी में झारखंड एक नई कहानी लिख रहा है। 1932 का खतियान को लेकर के पूरी झारखंड सियासी उफान पर है। मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। राज्य की सरकार के पास अपनी कोई योजना नहीं है, इसीलिए शगुफा छोड़ करके 32, 64, 65 करके समाज में अपना पैठ बनाने का काम कर रहा है। अभी तक पेशा कानून तो इन्होंने बनाया नहीं है। ये 32 और 34 की बात कर रहे हैं। पेशा एक ऐसा कानून 1996 में जो आदिवासी समाज का जो अपना था ट्रेडिशनल भी था, उसको एस्टेब्लिश करके पंचायती राज में रहना, ये अभी तक रेगुलेशन नहीं बना है। अभी भी मैं मंत्री से ये आग्रह किया हूं आलमगीर साहब से कि अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे बाध्य होना पड़ेगा। तो ये आदिवासियों के हित में जो करना चाहिए वो तो करो यार। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। और लालू प्रसाद से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद का पासपोर्ट जारी होगा। रांची सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने का आदेश दे दिया है। इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे लालू प्रसाद यादव। सिंगापुर में उनका किडनी का ट्रांसप्लांट होना है। 24 सितंबर को सिंगापुर में उनके लिए अपॉइंटमेंट रखी गई है। तो इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे लालू प्रसाद यादव। 24 सितंबर वो तारीख जब सिंगापुर में इलाज की अपॉइंटमेंट रखी गई है। रांची सीबीआई की ओर से यह आदेश दे दिया गया है कि लालू प्रसाद का पासपोर्ट जारी किया जाएगा और इसके बाद इलाज के लिए लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाएंगे। और झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने का विरोध भी तेजी से जारी है। रांची के धुरवा में करीब 70 सालों से रहने वाले लोग सरकार के इस फैसले का पुरजोर तौर पर विरोध कर रहे हैं।
एचईसी की स्थापना के समय से ही बिहार और दूसरे प्रदेशों से पहुंचे लोग अब अपनी पहचान सरकार से मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब वे 60 के दशक में झारखंड पहुंचे थे तब यह अविभाजित बिहार था। ऐसे में अब उनकी झारखंडी पहचान छीनने की कोशिश क्यों की जा रही है। एचईसी के रिटायर्ड कर्मियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। 1957-58 में एचईसी बना और बहुत सारे लोग एचईसी में काम करने के लिए यहाँ पर झारखंड आए। आज वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, हम उनसे ही बात करते हैं कि बाबा आपके पास कोई खतियान है? नहीं, हमारे पास खतियान नहीं है। कब आए थे आप झारखंड? 1960 में। झारखंड नहीं, बिहार जब था तब के आए हैं। अच्छा, 1960 में आए। 60 में आए। हाँ। तो मन में क्या सवाल है आपका? हमको यहाँ का वासी माना जाए, बाद में झारखंड का बंटवारा बिहार का हुआ है तो हम बिहारी हैं, अब झारखंडी हो गए। उम्र क्या है? 82 साल। 82 साल। कब आए थे झारखंड? 59 में। 59 में। तो आपके पास कुछ कागज उगज है खतियानी कुछ? अरे भैया, हम लोग नौकरी करते थे, कागज कहाँ से ले आएंगे उसमें तो बिहार झारखंड एक ही था। कोई कागज नहीं है आपके पास? हम लोग को क्वार्टर दिया है, चीज वही है। राज्य के लिए विडम्बना है। देश आज़ादी के पहले की खतियान को यहाँ पर लागू करने की बात हो रही है। ये जो है देश की आज़ादी 1947 में, आप यहाँ पर खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की बात करें 1932 की, जबकि इसका सेटलमेंट सर्वे जो है लगातार चल रहा है। तो कब आके झारखंड? हमारे यहाँ पहले फादर थे, हम अनुकंपा के आधार पर 79 में ज्वाइनिंग किए और 2020 में रिटायर किए। और फादर मेरे 59 में आए थे और फादर 59 में आए थे, एफएपी में वो भी थे। तकरीबन 62 साल से आप झारखंड में हैं। जी। और आप? हम तो रिटायर किए हुए 18-17 साल हो गया। 1968 में आए थे। कब? 1968 में आए थे। आज 55 साल आए हुए हो गया, लेकिन हम लोग सब घर द्वार बेच करके यहीं पर एक से क्वार्टर अपना ले लिए लीज पर, तब घर के है ना घाट के रहे। कि आपको जाने के लिए तो कोई नहीं कह रहा है? कोई नहीं कह सर। जाने के लिए तो कोई नहीं कह रहा है आपसे? कोई जाने का, लेकिन जैसा माहौल बन रहा है उसके अनुसार से तो वही है। माहौल तो उसी तरह के बनाया जा रहा है कि भाई हम यहाँ से चले जाएं। प्रदेशों से आए थे, बिहार से झारखंड आए थे, अब उन्हें अपने बाल बच्चों की चिंता सता रही है कि उनके बच्चों का क्या होगा। ये भी चाहते थे कि अगर स्थानीयता को बाद के वर्षों के सर्वे पर परिभाषित किया जाता तो उस जश्न में ये भी शामिल होते, लेकिन आज ये पूछ रहे हैं कि हमारी पहचान क्या है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और राज्य सरकार की ओर से लागू 1932 खतियान नीति पर लोग एक मत बिल्कुल नहीं है। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में आदिवासी समुदाय के लोग एक तरफ सरकार के फैसले का जोरदार स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गैर आदिवासी समुदाय के लोगों में इसको लेकर रोष है। गैर आदिवासी समुदाय के लोग सरकार के इस नीति को अपने खिलाफ बताकर इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, जिस समय झारखंड एक था, बिहार एक था, तो जब बिहार का बंटवारा हुआ उसके बाद अगर लागू होता तो हम सबों को खुशी होती। उसके पहले भी 1985 में लागू किया और 1985 के अंतर्गत बहुत से लोगों ने नौकरी किया, अच्छा काम किया, तो उससे हम लोग खुश थे। लेकिन आज 1985 के बाद 1932 का पर्चा खोजा जा रहा है, ये तो अवैध है, बहुत अवैध है। हम लोग का पूरा लाभ होगा, सरकारी नौकरी एवं जो भी योजनाएं हम लोगों के लिए निकलता है आदिवासी के नाम पर, उस 1932 खतियान के अनुसार वह हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। हर चीज़ में हम लोग का प्राथमिकता दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है। और चतरा में ब्राउन शुगर तस्करों और ड्रग माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल टीम ने नशे के सौदागरों के आर्थिक स्रोत पर करारा प्रहार किया है। स्पेशल टीम ने प्रतिबंधित ब्राउन शुगर और इसके इस्तेमाल में प्रयुक्त सामान के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 2.18 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ एल्युमिनियम फॉइल, 10 रुपए के नोट और 3 मोबाइल फोन के साथ 3000 कैश बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ ने कहा कि तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नशे के जाल में फंसकर अपना भविष्य तबाह नहीं करने की अपील की है। का कोई भी कारोबार या जो कार्यक्रम किया जा रहा है ब्राउन शुगर बेचने और खरीदने का, उसे बिल्कुल बंद कर देना है।
और बिल्कुल इस पर जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो भी कानून के तहत में कार्रवाई होती है। साथ ही हम लोग यह बताना चाह रहे हैं कि युवाओं से अपील करना चाह रहे हैं आप प्रेस मीडिया के माध्यम से कि अपना जो भविष्य है इस लत में ना पड़े, इससे दूर रहें। ब्राउन शुगर अफीम का जो कारोबार है इससे आप दूर रहें, अपना भविष्य को खराब ना करें। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के बसंतपुर के सिमरा टोला में हाथी का शव मिला है। सुबह जब ग्रामीण जंगल में गए तो उन्हें मृत हाथी दिखा। हालांकि हाथी की मौत कैसे हुई यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बताया गया कि शव 2 से 3 दिन पुराना है। मौत की वजहों की जांच फिलहाल की जा रही है। आपको ये भी बताते चले कि बसंतपुर पंचायत में बीते 1 महीने से हाथियों के बड़े झुंड का उत्पात लगातार जारी है। कोडरमा के सुंदरनगर में बिना लाइसेंस के चल रहे पैथोलॉजी लैब को डीसी के निर्देश पर सील कर दिया गया है। हैरत की बात थी कि इसका संचालन कलेक्ट्रेट के ठीक सामने हो रहा था। इतना ही नहीं, यहां सदर अस्पताल से मरीजों को भी रेफर किया जा रहा था। वहीं इस लैब में बिना पैथोलॉजी डॉक्टर के ही जांच की जा रही थी। शिकायत मिलने पर डीसी के निर्देश पर एसडीओ और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने जांच पड़ताल की और इस लैब का रजिस्ट्रेशन साल 2021 में ही समाप्त हो गया था। इसके बाद भी प्रशासन की नाक के नीचे इसका संचालन लगातार जारी था। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।